गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमपीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के मेरे प्रिय युवा साथियों, पेपर सेकंड हमने शुरू किया है अपने इस लेक्चर की सीरीज़ में। पिछली बार हमने भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोणों की बात शुरू की थी कि किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन किसी विशिष्ट तरीके से किया जाना ज़्यादा उपयोगी और रिलेवेंस होता है। हमने पिछली बार ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखा था, हिस्टोरिकल अप्रोच। आज एक नई अप्रोच की ओर चलते हैं। नाम है उसका कानूनी औपचारिक दृष्टिकोण। इसे कई जगह आप वैधानिक दृष्टिकोण भी पढ़ेंगे, कंफ्यूज ना होइएगा, एक ही चीज़ है। अब जैसा कि कहा जाता है, और ये गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा, शब्दों के पास जाइए और अपनी कहानी खुद कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, वैधानिक औपचारिक, लीगल फॉर्मल अप्रोच। नाम से ही लगता है आपको लीगल अप्रोच है तो विधिवेत्ता, कुछ न्यायाधीश, कानून के जानकार वो इससे संबद्ध हैं, निश्चित तौर पर हैं। और ये अवधारणा ये मानती है कि राज्य कानून का एक प्रतिरूप है। राज्य और कानून अंतर संबंधित हैं, भीतर से भी बाहर से भी गुथे हुए हैं आपस के अंदर, अलग अलग कल्पना नहीं हो सकती। और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से आप शुरू करें, चाहे दैवीय सिद्धांत देखें या आंगिक सिद्धांत देखें या विकासवादी सिद्धांत देखें, यहाँ तक कि आप यदि सामाजिक समझौते सिद्धांत के ऊपर देखेंगे, तब भी आप पाएंगे कि एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई थी जो विधि का निर्माण और क्रियान्वयन कर सके, जिस पर कि समाज की सहमति बनती हो। यह स्पष्ट करता है कि विधि निर्माण और उसका क्रियान्वयन राज्य का सबसे पहला और अनिवार्य दायित्व है। हाँ, वो उसे किस मात्रा में और किस रूप में लागू कर पाता है, ये एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन हाँ, विधि निर्माण और उसके क्रियान्वयन के बगैर राज्य की परिकल्पना हम नहीं कर सकते। अब वुड्रो विल्सन, डाइसी, ये कुछ नाम हैं जो कि इस दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। अधिकांश ब्रिटिश और अमेरिकन विद्वान इससे अंतर संबंधित हैं। भारत के संदर्भ में आप यदि इस दृष्टिकोण को देखें तो आप पाएंगे कि जो 1858 से लेकर 1947 तक ये जो लगभग 90 बरस की अवधि हमने सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन एक अधिराज्य के रूप में या एक उपनिवेश के रूप में, माफ़ करें, अधिराज्य तो बन नहीं पाए, डोमिनियन स्टेट का हम दर्जा मांगते ही रह गए, हमें किसी ने दिया नहीं, और हम उसके बाद सीधे आज़ादी हुए। ये जो हमारी मांग थी कि हमें एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, उसके पीछे आइडिया यही था कि हमें हमारा शासन अपने हिसाब से चलाने दिया जाए, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच में एक लंबा अंतर खड़ा हुआ था, सभ्यता का, संस्कृति का, कानून के स्रोतों का, उन्हें लागू करने के तौर तरीकों का। और ये भी एक बड़ा कारण रहा। आप देखें कि 1857 की जो पहली आज़ादी की जंग थी, उसके बाद भारत को ब्रिटेन ने सीधे अपने अधीन लिया और ये वादा किया कि हम आपको एक न्यायोचित शासन देंगे, पर वो दे नहीं पाए। असंतोष बढ़ता गया और अंत कहाँ होता है आप समझते हैं कि नौसैनिकों का विद्रोह होता है 1946 में। उससे पहले 1942 में गांधी बड़ा छोड़ो आंदोलन छेड़ते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड परास्त विजेता है, मैं उसको पराजित विजेता मानता हूँ, जीते तो लेकिन बुरी तरह हारने के बाद। और यह भी एक कारण रहा कि भारत को अपने नियंत्रण में रख पाना अब उनके बस का रहा नहीं था।
1946 में चुनाव होते हैं, लेबर पार्टी जीतती है, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव रखा जाता है और 15 से 20 मिनट की अवधि में ये प्रस्ताव भारत की आज़ादी का पास कर दिया जाता है। कुल जो मैंने आपके सामने भूमिका बांधी है, इसका कहने का आशय यही है कि विधि निर्माण और विधि क्रियान्वयन इस दृष्टिकोण के मुताबिक राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, फिर कहता हूं, इन दोनों कार्यों में कुछ प्लस या कुछ माइनस हो सकता है, लेकिन विधि निर्माण और विधि क्रियान्वयन को ये अवधारणा राज्य का अनिवार्य दायित्व मानती है। इनके अनुसार राज्य एक ऐसी इकाई है जो इसी दायरे में कार्य करती है। अब आपके दिमाग में ये विचार आना चाहिए कि इसका आशय ये हुआ कि ये परंपरावादी अवधारणा हुई जो कि बदलाव से डरती हो। पर ध्यान रखिएगा, विधिवादी दृष्टिकोण ठोस वैचारिक आधार पर स्थापित है। इसका आशय ये नहीं है कि ये सामाजिक परिवर्तनों को दरकिनार करता है। समाज की बदलाव, समाज की भविष्यगामी ज़रूरतें, आप देखिए, उदाहरण अब भारत को ही लें, हमने 100 से ऊपर बदलाव अपने संविधान में किए हैं और मैं पूरे अधिकार से कह सकता हूं कि एक भी बदलाव ऐसा नहीं है जिस पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी अन्य व्यक्ति कोई क्वेश्चन मार्क लगा सके। कारण लोकतंत्र है, चुनाव में दल जीतते हैं, संसद पर वो जादुई आंकड़ा 272 का प्राप्त करते हैं, सरकार बनाते हैं। हाँ, यदि वो पसंद नहीं आते, जनता के पास अधिकार है अगले चुनाव में उन्हें हरा दे, दूसरों को ले आए, लेकिन जब तक वो सत्ता में हैं उनके पास विधि निर्माण और विधि क्रियान्वयन का एक प्रभावी अधिकार है। ये अवधारणा इस बात को मानती है, लेकिन आप ध्यान रखें, इसमें बदलाव की संभावनाएं मौजूद हैं। आप उदाहरण लें, राज्यसभा को क्या लोकसभा के बराबर शक्तियां दी जाएं? क्या अनुच्छेद 356 अपनी प्रासंगिकता खो रहा है? क्या विदेश नीति के संदर्भ में राज्यों को भी अहमियत मिलनी चाहिए? आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे असम के विषय में, भारत में तमिलनाडु की राजनीति के बारे में, या अगर हम भारत पाकिस्तान के कटु संबंधों को देखें तो कश्मीर और पंजाब सरकार, अभी आपने देखा होगा करतारपुर साहिब जो सिखों का एक प्रमुख उपासना स्थल है, उसको लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में संबंध काफ़ी अच्छे भी बने और कुछ बीच में कड़वाहट भी आई। उदाहरण ये देने का उद्देश्य मेरा यही है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय भी आपस में अंतर संबंधित होते हैं, लेकिन विधिवादी अप्रोच कभी भी परंपरावाद का समर्थन नहीं करती, बल्कि पुरानी संरचनाओं में बदलाव, उनके समापन और नयों को जोड़ने की संभावना भी अपने अंदर रखती है। दूसरा दृष्टिकोण है, इसकी बात हम आज करने जा रहे हैं, वो है संस्था का दृष्टिकोण, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। यह दृष्टिकोण ये मानता है कि किसी भी राज्य का अध्ययन इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए वहां संरचनाएं कौन कौन सी हैं, किस प्रकार निर्मित की गई हैं और उनका निर्माण का आधार और शक्तियां किस रूप में, कितनी मात्रा में उन्हें प्रदान की गई हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने बीए पार्ट सेकंड में चीन का संविधान पढ़ा है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं और कमोबेश आप ये पाएंगे कि दुनिया के हर देश में ये पाए जा रहे हैं। शासन का स्वरूप कोई भी क्यों ना हो, लोकतंत्र है तो भी है, अध्यक्ष लोकतंत्र है तब भी है, संसदीय होगा तब भी होगा, अधिनायकवाद है तब भी होगा, यानी कोई भी रूप आप ले लें,
संस्थाओं के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन ये तीन जो महत्वपूर्ण कार्य हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के, ये आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मौजूद हैं संस्था के रूप में, और दूसरा, क्या उन्हें कार्य करने के पर्याप्त अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, और क्या वो संविधान सम्मत हैं? क्या संविधान भी है, या संविधान से ऊपर भी कोई संरचना या संस्था है? अब ये मेरे जो बहुत सारे सवालों की मैंने आप पर एक बौछार सी कर दी है, ये आपको बता रही होगी कि संरचनाओं की अहमियत क्या होती है। देखिए, ये ठीक वैसे ही है। घर बनाने से पहले जरूरी होता है उसका नक्शा। घर नक्शे के मुताबिक बन पाता है नहीं बन पाता है बाद की बात है, पहली शर्त है नक्शा। और ये जो संस्था का दृष्टिकोण है, ये उस नक्शे की बात करता है कि संरचनाएं तो हों, हाँ, उन्हें काम करने के कितने अधिकार प्राप्त हैं, वो कैसे कार्य करती हैं, वो संसदीय हैं या गैर संसदीय हैं, सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं, निजी क्षेत्र को कितनी आज़ादियाँ प्राप्त हैं और कितनी नहीं, ये अनेक सवाल उठ सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इनमें एक चीज़ अनिवार्य है, आवश्यक है, अपरिहार्य है, वो है संरचनाओं का होना। अब इस दृष्टिकोण को आप लागू कीजिए भारत पर। संघीय व्यवस्था भारत में है, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा बराबर नहीं है, पलड़ा केंद्र पक्ष में झुका हुआ है, लेकिन है। विभिन्न संरचनाएं मौजूद हैं, व्यवस्थापिका हैं, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और वो भी संघीय हैं। राज्यों की और केंद्र की अलग अलग हैं, लेकिन प्रमुखता संघ को है। जैसे उदाहरण लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो नियम या फैसले होते हैं, उसमें एक अपरिहार्य शर्त यह है कि वो पूरे देश के जो निचली अदालतें हैं उनको माननी होंगी। संविधान संशोधन का अधिकार संसद के पास है, लेकिन राज्यसभा को उच्च सदन का दर्जा दिया गया है। हर राज्य की अपनी विधानसभा है और कुछ के पास विधान परिषद भी है, यानी संरचनाओं की कमी नहीं है। अब यदि आप भारत का अध्ययन इन संरचनाओं के बेस पर करते हैं, तो आपका वो अध्ययन संरचनात्मक अध्ययन कहलाएगा। आभार, धन्यवाद।